Hey everyone, welcome to Net Biology. I am Anuja and today's topic of discussion is neuroanatomy of brain. इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कवरिंग ऑफ ब्रेन के बारे में और डिवीजन ऑफ ब्रेन। 3 डिवीजन होते हैं ब्रेन के, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। दूसरे शब्दों में प्रोजेंसिफ्लॉन, मीजेंसिफ्लॉन एंड रोम्बेनसिफ्लॉन। और उनके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। ब्रेन की सेजिटल कटिंग देखी थी। आज हम बात करेंगे टीलेनसिफ्लॉन के बारे में, जो कि फर्स्ट सब डिवीजन है आपके फोर ब्रेन का और प्रोजेंसिफ्लॉन का, और इसको दूसरे और सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं सेरिब्रम। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। और लोब्स के बारे में बात करेंगे, सेरिब्रम किस किस पोर्शन में डिवाइड होता है, कौन कौन सी लोब्स में डिवाइड होता है, तो इसके बारे में आगे बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोजेंसिफ्लॉन या जो आपका फोर ब्रेन है, इसमें कौन कौन से एसोसिएट स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। प्रोजेंसिफ्लॉन पहले तो डिवाइड होता है दो कैटेगरीज में और दो सब डिविजन्स में। आपका टीलेनसिफ्लॉन, जिसके बारे में हम बात करेंगे आज, और फिर डायनसिफ्लॉन। नेक्स्ट वीडियो में डायनसिफ्लॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। टीलेनसिफ्लॉन को सेरिब्रम भी कहते हैं। अब इनमें एसोसिएट स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं। एसोसिएट स्ट्रक्चर्स हैं आपके ऑल्फैक्टरी बल्ब्स, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट्स, ऑल्फैक्टरी लोब्स एंड पैलियोकॉर्टेक्स। ये चारों के चारों आते हैं आपके ऑल्फैक्शन की जो प्रोसेस होती है, स्मेलिंग की जो प्रोसेस होती है, उसकी उस चीज़ के लिए जो भी हम सूंघने की क्रिया करते हैं, ये जो ऑल्फैक्शन का काम है, ये सारे इसमें एसोसिएट होते हैं और आपके राइनेनसिफ्लॉन के अंडर में आते हैं। राइनेनसिफ्लॉन को ऑल्फैक्टरी ब्रेन भी कहा जाता है, क्योंकि ये केवल ऑल्फैक्शन की जो प्रोसेस होती है उस पर अपना कंट्रोल करता है। दूसरा कॉर्पस स्ट्राइएटा, कॉर्पस कलोजम एंड पैराफाइसिस, ये अंडर में आते हैं सेरेब्रम के एसोसिएट स्ट्रक्चर होते हैं। हेबेनुला, पाइनियल अपैरेटस, एपीथैलेमस के पोर्शंस हैं, एसोसिएट स्ट्रक्चर्स हैं। एंड थैलेमस जो होता है वो कोई भी एसोसिएट स्ट्रक्चर को कंटेन नहीं करता। हाइपोथैलेमस कंटेन करता है हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई, ऑप्टिक कियाज्मा, इनफंडिबुलर स्टॉक, पिट्यूटरी, सकस वेस्कुलोसस एंड करोइड प्लेक्सस का एंटीरियर पोर्शन। करोइड प्लेक्सस क्या है, जिससे आपका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनता है, और ये कहाँ भरा हुआ रहता है, वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल्स क्या है, एक हॉलो कैविटी है जिसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ होता है, और करोइड प्लेक्सस से ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनता है। करोइड प्लेक्सस का एंटीरियर पोर्शन आपका आता है कहाँ पे, हाइपोथैलेमस में। सकस वेस्कुलोसस भी यहाँ होता है। पिट्यूटरी जो ग्लैंड है ये भी हाइपोथैलेमस का पार्ट है, और ये कनेक्टेड होता है हाइपोथैलेमस से। पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस किससे कनेक्टेड होते हैं, इनफंडिबुलर स्टॉक, और इसे पिट्यूटरी स्टॉक भी कहते हैं। ऑप्टिक कियाज्मा जो हमारी विजुअल इंफॉर्मेशन है उसके लिए, और हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई, ये जो पोर्शन होता है हाइपोथैलेमस में, ये प्रोड्यूस करता है डिफरेंट टाइप के हॉर्मोन्स को जो पिट्यूटरी सिक्रीट करती है। ठीक है, तो इस तरीके के एसोसिएट स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे प्रोजेंसिफ्लॉन में, और ये केवल प्रोजेंसिफ्लॉन के हैं। जो हमारा मीजेंसिफ्लॉन और मिड ब्रेन है और हाइंड ब्रेन है, इनके एसोसिएट स्ट्रक्चर आगे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टीलेनसिफ्लॉन से, और जिसे हम क्या कहते हैं, सेरिब्रम। टीलेनसिफ्लॉन और cerebrum is the largest and the superior most part of the brain, consist approx 80% part। 80% अप्रोक्स 80% जो पार्ट है पूरे ब्रेन का, वो क्या है आपका, सेरिब्रम। मतलब सबसे ज़्यादा बड़ा पोर्शन कौन सा है, सेरिब्रम या टीलेनसिफ्लॉन है। तो ये बहुत सारे एसोसिएट स्ट्रक्चर को क्या करेगा, कंटेन करेगा, और बहुत सारे पार्ट्स को भी कंटेन करेगा। द सेरिब्रम इज डिवाइडेड इंटू टू हेमीस्फेयर्स, लेफ्ट एंड राइट हेमीस्फेयर्स। सेरिब्रल हेमीस्फेयर्स जिन्हें कहा जाता है, दो हेमीस्फेयर लाइक के स्ट्रक्चर होते हैं, आधे टुकड़े होते हैं, और इन दोनों को अगर मिला दें तो ये क्या बनाते हैं, आपका सेरिब्रम बनाते हैं। लेफ्ट एंड राइट, जो लेफ्ट वाला पोर्शन होगा उसे लेफ्ट सेरिब्रल हेमीस्फेयर कहेंगे, और राइट वाला पोर्शन को राइट सेरिब्रल हेमीस्फेयर्स। अभी किस तरीके से काम करते हैं सेरिब्रल हेमीस्फेयर्स। राइट cerebral hemisphere controls and process the signals from the left side of the body, and left hemispheres control and process signals from right side of the body। जो हमारा लेफ्ट वाला हेमीस्फेयर होगा वो राइट साइड के बॉडी की जो राइट वाला पोर्शन है वहाँ के सिग्नल्स को, या वहाँ की जो भी प्रोसेस हो रही है उनको क्या करेगा, आगे प्रोसेस करेगा, या उनके लिए आगे इंस्ट्रक्शंस देगा। और जो आपका राइट वाला पोर्शन है, यानी कि राइट हेमीस्फेयर है, वो लेफ्ट साइड की जो भी सिग्नल्स हैं उनको प्रोसेस करने का काम करेगा। मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं।
लेफ़्ट वाला राइट साइड के लिए प्रोसेस कर रहा है और राइट वाला लेफ़्ट साइड के लिए प्रोसेस कर रहा है, ठीक है? तो इसको समझना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। नेक्स्ट है आपका कॉर्पस क्लोज़म, जो इन दोनों हेमिस्फेयर्स को आपस में कनेक्ट करता है। सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स आर कनेक्टेड बाय अ मास ऑफ नर्व फाइबर्स। दिस कनेक्टिव स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द कॉर्पस क्लोज़म। और ये जो नर्व फाइबर होते हैं ये माइलिनेटेड होते हैं। माइलिनेटेड मतलब इनमें माइलिन की जो सीट होती है वो भरी हुई रहती है आगे से। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स जो होते हैं, एक्सॉन्स जिन्हें कहा जाता है। और ये किससे कनेक्ट करते हैं? दोनों हेमिस्फेयर्स को। लेफ्ट वाले को राइट से कनेक्ट करने का काम करते हैं। बीच में जो कनेक्टिव लिंक होती है उसे हम क्या कहते हैं? कॉर्पस क्लोज़म, ठीक है? नेक्स्ट, इन द कोरोनल सेक्शन ऑफ सेरिब्रम देर आर 2 एरियाज। अगर हम सेजिटल सेक्शन की बात ना करके कोरोनल वाला जो साइड वाइज हम अगर इसको प्लेन डालें इसमें, तो जो हमको स्ट्रक्चर दिखेगा उस स्ट्रक्चर को कहेंगे, उस स्ट्रक्चर में आपके पास 2 एरियाज मिलेंगे। फर्स्ट वन इज अपर ग्रे लेयर, जिसे हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, और दूसरा इनर वाइट लेयर जिसे सेरेब्रल मेडुला कहते हैं, ठीक है? तो इनके पहले बात कर लेते हैं। ये है आपका एक कोरोनल सेक्शन जिसको साइड वाइज काटा गया है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे दिखा रखा है। यहाँ पे जो आपकी आउटर मोस्ट में अगर आपको दिख रहा होगा ग्रे लेयर टाइप की है, ये ग्रे लेयर आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है। और बीच में जो वाइट लेयर है ये सेरेब्रल मेड्यूला होता है। और किसकी वजह से होता है इसके बारे में बात करते हैं। आउटर लेयर ऑफ सेरेब्रम इज नोन एज सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ऑल्सो नोन एज ग्रे मैटर, क्योंकि ग्रेइश कलर का होता है। इट इज़ फाउंड ओनली इन मैमल्स। The gray matter consists all the cell bodies of neurons, and because of Nissel's granule, it appears grayish in color. अब हमने अगर आपको याद होगा न्यूरॉन्स की बात की थी, न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडी होती है इसमें सारे के सारे वैसे ही कंपोजिशन होते हैं, वैसे ही सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे एक टिपिकल सेल में होते हैं। सारे जो माइटोकॉन्ड्रिया है आपके राइबोसोम से, वही सारे स्ट्रक्चर्स। साथ में यहाँ पे कुछ ग्रेन्यूल्स मिलते हैं जिनका नाम दिया गया था निसल्स ग्रेन्यूल। इनकी वजह से ग्रेइश अपीयरेंस आता है, क्योंकि जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं, ब्रेन के जितने भी न्यूरॉन्स हैं वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होते हैं। और उन न्यूरॉन्स की जो सेल बॉडी होती है वो आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होती है। और जो नीचे का पोर्शन है मतलब एक्सॉन वाला, वो सारे एक्सॉन्स कहाँ होते हैं? आपके इस वाले पोर्शन में, सेरेब्रल मेड्यूला में, ठीक है? तो जो बॉडी होती है उनके निसल्स ग्रेन्यूल्स की वजह से ये ग्रेइश अपीयरेंस का दिखता है, उसके ग्रेइश कलर का दिखता है। और ये वाइट किसकी वजह से दिखता है? सेरेब्रल मेड्यूला, जिसे हम इनर लेयर कहते हैं, और ऑल्सो नोन एज वाइट मैटर। द वाइट मैटर कंसिस्ट ग्लियल सेल्स एंड द माइलिनेटेड एक्सॉन्स एंड अपीयर वाइट इन कलर। अब माइलिनेटेड एक्सॉन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल्स और एक्सॉन्स होते हैं, ऊपर सेल बॉडी हो गई न्यूरॉन्स की और नीचे क्या होंगे? एक्सॉन्स होंगे। तो एक्सॉन की माइलिनेटेड शीट की वजह से ये वाइट कलर के दिखाई देते हैं। तो ये वाला पोर्शन वाइट मैटर कहलाता है और अपर वाला पोर्शन ग्रे मैटर कहलाता है एक कोरोनल सेक्शन में। नेक्स्ट है जायरी एंड सल्की। ये क्या होते हैं? द हाईली कन्वोल्यूटेड फोल्ड्स ऑन सरफेस ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स आर नोन एज जायरी, एंड द ग्रूव्स विच सेपरेट्स दीज फोल्ड आर नोन एज सल्की, ठीक है? गायराई एंड सल्काई इन्हें कह सकते हैं और जायरी एंड सल्की भी कह सकते हैं, ठीक है? दोनों ही प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है। तो ये दोनों क्या होते हैं? गायराई एंड सल्काई। ये जो फोल्डिंग्स हैं, कन्वोल्यूटेड फोल्ड्स, आपको ब्रेन्स में जो हमारे ब्रेन है यहाँ पे आपको कन्वोल्यूटेड फोल्ड्स टाइप के दिख रहे हैं। ये जो फोल्ड होते हैं इन फोल्ड्स को कहते हैं गायराई, और इनके बीच में जो ग्रूव्स हैं जो इनको डिवाइड कर रही है, ये इनको कहते हैं सल्काई। जो ये ग्रूव्स हैं, जो ये लाइनिंग है जो सेपरेट कर रही है दो गायराई को एक दूसरे से, इसको एक दूसरे से सेपरेट कर रही है, तो इनको कहते हैं सल्काई। और जो फोल्डिंग आपको दिख रही है ये क्या है? गायराई, ठीक है? दिस इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द ब्रेन। इनका होने का पर्पस क्या है? ब्रेन इस तरीके से क्यों दिखता है? क्योंकि ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है ब्रेन का, ठीक है? जितना हम इसको और कंस्ट्रिक्ट करेंगे तो उतने यहाँ पे फोल्डिंग्स आएंगी, और कंस्ट्रिक्ट करेंगे अगर तो उसका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे इन द केस ऑफ स्टमक अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपको आपके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं जिनको हम विलाई कहते हैं। तो वो भी क्या करते हैं? स्पेस जो आपका सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा यहाँ पे कन्वोल्यूटेड हो चुके हैं। तो इसकी वजह से, कन्वोल्यूशन की वजह से क्या होता है?
जो सरफेस एरिया है इससे, और ये इंक्रीज़ हो गया इतने ही एरिया में, इतना सारा मतलब इतना ही एरिया इसने कवर किया है और इतना ही एरिया लाइनिंग में है, तो ये वाला एरिया जो है इस लाइन से क्या हो रहा है, इतना ही कवर हो रहा है और इससे इतना सारा कवर हो रहा है। तो सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने के लिए कन्वोल्यूशन मिलता है, और वैसा ही ब्रेन में मिलता है। उस कन्वोल्यूटेड फोल्डिंग्स को हम गायराई कहते हैं, और उनके बीच का जो ग्रूव है जिसकी वजह से ये डिवाइड हो रहे हैं या एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, उनको कहेंगे सल्काई, गायराई एंड सल्काई। और इनका मेन पर्पस क्या है, ये इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया को। ठीक है। सम सल्काई go deep into the brain and these divide the cerebral cortex into 4 lobes। अब कुछ सल्काई की अगर हम बात करें, जो क्या है ग्रुप्स हैं, डिवाइड कर रहे हैं, कुछ बहुत डीप चले जाते हैं, उनकी वजह से क्या होता है, जो आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वो वाला पोर्शन क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ऐसा लगता है दो अलग अलग पोर्शंस हैं, और उनकी वजह से बनते हैं आपके लोब्स। और यहाँ हमारे पास हमारे ब्रेन में 4 टाइप के लोब्स हैं, जिनके बारे में आगे बात करेंगे। दीज डीप सल्काई आर कॉल्ड फिशर्स। इनको अलग से नाम दिया गया है, सल्काई या डीप सल्काई ना कह के इनको कह रहे हैं फिशर्स। ठीक है। तो कितने टाइप के फिशर्स होते हैं, देयर आर 3 मेन फिशर्स विच डिवाइड सेरेब्रम इनटू 4 लोब्स। अब यहाँ पे भी 3 टाइप के फिशर्स हैं जो 4 टाइप की लोब में डिवाइड कर रहे हैं हमारे पूरे ब्रेन को या सेरेब्रम जो पोर्शन है उसको। और वो कौन कौन से फिशर्स हैं, फ्रंटल फिशर, पैराइटो ऑक्सीपिटल फिशर एंड लेटरल फिशर। और ये डिवाइड करते हैं 4 पोर्शन में। फ्रंटल फिशर जो है वो फ्रंटल और पैराइटल 2 लोब में डिवाइड करता है ब्रेन को, पैराइटो ऑक्सीपिटल पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल लोब में, और लेटरल फिशर फ्रंटल एंड जो टेम्पोरल लोब है इन दोनों को डिवाइड करता है। लोब्स ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स के लोब्स कौन कौन से होते हैं, जो अभी तक फिशर्स की बात की थी, ये फिशर्स डिवाइड करते हैं पूरे सेरेब्रल कॉर्टेक्स को कुछ लोब्स में, और वो कितनी लोब्स होती हैं, 4। और इनके जो नेम है वो सेम उन्हीं के नेम से पड़े हुए हैं। जैसे हमने जिस समय क्रेनियम की बात की थी, क्रेनियम जो बोन्स होती हैं 6 टाइप की बोन, वो आपस में फ्यूज़ होकर क्रेनियम बनाती है। तो जो बोन जिस लोब को कवर कर रही होगी उसी के नाम से उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे फ्रंटल जो बोन है वो कवर करती है फ्रंटल वाले पोर्शन को, तो उसका नाम दे दिया गया है फ्रंटल लोब। वैसे ही पैराइटल लोब और टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, 4 टाइप की लोब है और 4 टाइप की बोन इनको कवर करती है। इथेमॉइड और स्पिनॉइड वाला नहीं है यहाँ पे। ठीक है। ब्रेन को अगर देखें तो ये चारों बोन्स कुछ चारों लोब्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से दिखेंगी। जो आगे वाला पोर्शन है वो है फ्रंटल लोब, बीच वाला जो पोर्शन है वो है पैराइटल लोब, लास्ट वाला और पीछे वाला जो पोर्शन है वो है ऑक्सीपिटल लोब, एंड साइड वाला जो पोर्शन है वो है टेम्पोरल लोब। और क्रेनियम की जो बोन्स होती है उन्हीं के नीचे से या वही इनको कवर करती है। ठीक है। अब इनके अलग अलग फंक्शंस हैं, फ्रंटल लोब के, पैराइटल लोब के, टेम्पोरल लोब के और ऑक्सीपिटल लोब के। जो पूरा सेरेब्रल कॉर्टेक्स है या सेरेब्रम है, ये लोब्स में डिवाइड होता है, और अलग अलग लोब्स के अलग अलग फंक्शंस हैं, वो किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबल है इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले है फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब डिवाइड होती है 4 एरियाज में। फर्स्ट वन इज प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, सेकेंड वन इज मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया एंड ब्रोकास एरिया। और इनके अलग अलग एक्टिविटीज़ पे ये क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फ्रंटल लोब की अगर हम बात करें तो ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द एक्सप्रेशन, पर्सनैलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी, लैंग्वेज, सेक्शुअल बिहेवियर एंड एबिलिटी टू कम्युनिकेट। मतलब जो भी हम थिंकिंग की प्रोसेस करते हैं, प्लानिंग की प्रोसेस करते हैं, जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसी भी हमारी मेमोरी होती है, वो सारा किसकी वजह से और कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा जो फ्रंटल लोब है। ठीक है। तो ये जो 4 एरियाज़ हैं इसके भी, इन 4 एरियाज़ के क्या क्या फंक्शंस होते हैं और ये किस पे अपना किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रीफ्रंटल जो कॉर्टेक्स है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्सनैलिटी, एक्सप्रेशन, प्लानिंग एंड कॉम्प्लेक्स थिंकिंग। मोटर एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट्स, प्री मोटर एरिया कंट्रोल ऑफ इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, एंड ब्रोकास एरिया कंट्रोल्स स्पीच, सेंटेंस फॉर्मेशन एंड ग्रामर। तो
इनके अलग अलग फंक्शंस हैं और ये अलग अलग चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे प्री फ्रंटल जो कॉर्टेक्स है ये पर्सनैलिटी एक्सप्रेशन प्लानिंग एंड कॉम्प्लेक्स थिंकिंग के लिए, ये वॉलेंट्री मूवमेंट्स के लिए जिन पे हमारा सेल्फ कंट्रोल होता है, मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स के लिए, और ब्रोकास एरिया स्पीच सेंटेंस फॉर्मेशन एंड ग्रामर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है पैराइटल लोब। पैराइटल लोब भी डिवाइड होती है 3 टाइप के एरियाज में। फर्स्ट इज गस्टेटरी एरिया, सेकेंड इज वर्निक्स एरिया एंड लास्ट वन इज सोमैटो सेंसरी एरिया। ब्रीफ जो आपका पैराइटल लोब है, इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग सेंसरी इंफॉर्मेशन लाइक टच टेस्ट टेम्परेचर एक्सेट्रा। जो भी आपका सेंसरी जो इंफॉर्मेशन है उनको प्रोसेस करने के लिए पैराइटल लोब हेल्पफुल है। गस्टेटरी एरिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट, वर्निक्स एरिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड comprehensions of speech. Somatosensory area is responsible for sensation like pain, touch and temperature. And third one is temporal lobe. It is responsible for processing auditory information and contains auditory area. यहाँ पे auditory area भी होता है। auditory का मेन जो फंक्शन होता है वो प्ले होता है आपके मिड ब्रेन से, लेकिन टेम्पोरल लोब जो है ये आपके उसी साइड में है जहाँ पे आपके एयर्स होते हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन के लिए भी, साथ ही साथ ऑल्फैक्शन के लिए भी ये होता है रिस्पॉन्सिबल, और ऑल्फैक्शन का मेन काम होता है रायनेनसेफ्लॉन के थ्रू। एंड वर्निक्स एरिया भी इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो एरिया आपका किसमें था, पैराइटल वाला था, तो ये पार्शली टेम्पोरल लोब में भी प्रेजेंट होता है और इसका यहाँ भी वही फंक्शन है। वर्निक्स एरिया पार्शली लोकेटेड इन टेम्पोरल लोब, ये पार्शली टेम्पोरल लोब में भी होता है और आपका पैराइटल लोब में भी। एंड लास्ट इज ऑक्सीपिटल लोब एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग विजुअल इंफॉर्मेशन एंड प्रोड्यूस इमेजेस फ्रॉम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। और इसके पास होता है आपका विजुअल एरिया, जो भी हम इमेज देखते हैं अपनी आँखों से, ये प्रोसेस होकर इसका इमेज फॉर्म कहाँ होता है, आपकी ऑक्सीपिटल लोब में, ठीक है। अब है आपका रायनेनसेफ्लॉन, जो एक हम इसको ऑल्फैक्टरी ब्रेन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सारे जो प्रोसेस जो ऑल्फैक्शन की होती है ये कहाँ होती है, आपके रायनेनसेफ्लॉन में। और जो टेम्पोरल लोब है, यहाँ पे भी हमने बात की थी कि यहाँ पे भी ऑल्फैक्टरी एरिया होता है, तो वहाँ पे भी थोड़ा बहुत आपका ऑल्फैक्शन का काम होता है। मेनली ये कहाँ होता है, रायनेनसेफ्लॉन में, जिसे हम ऑल्फैक्टरी ब्रेन कहते हैं। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल्फैक्टरी, जिसे हम स्मेलिंग की जो प्रोसेस होती है इसकी इंफॉर्मेशन के लिए। It consists olfactory bulbs, olfactory tracts and olfactory lobes and paleocortex also. Next है limbic system. Limbic system is the heart of the brain because it is emotion center of brain and responsible for states of feelings, behavior, motivation, also memory, learning, etc. जो लिम्बिक सिस्टम होता है ये भी पार्ट है आपके टीलेनसेफ्लॉन का। जैसे रायनेनसेफ्लॉन है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, वैसे ही लिम्बिक सिस्टम को भी पार्ट माना गया है आपके टीलेनसेफ्लॉन का। तो जो लिम्बिक सिस्टम होता है इट इज़ नोन एज हार्ट ऑफ ब्रेन, क्योंकि इसमें क्या होता है, इमोशन सेंटर। हार्ट का जो काम होता है वो पंपिंग का होता है, जो भी हम इमोशंस और फीलिंग्स जो भी हम फील करते हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। जो भी हम स्टेट्स ऑफ फीलिंग्स जो हमारी बॉडी में होती है, जो भी हम फील करते हैं, हमारा बिहेवियर, मोटिवेशन, मेमोरी एंड लर्निंग, इट इज़ बिकॉज ऑफ लिम्बिक सिस्टम। मतलब ये क्या है, हमारा इमोशन सेंटर है, इसलिए इसको हार्ट ऑफ ब्रेन भी कहा जाता है। इट कंसिस्ट 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स को ये कंटेन करता है फिर से, हिप्पोकैम्पस एंड एमिग्डाला। Hippocampus is responsible for motivation, emotion, learning and memory, and amygdala is responsible for anger, fear, sadness and aggression. इन सब चीज़ों के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है हिप्पोकैम्पस, ये जो भी प्रोसेस हैं, ये जो भी फीलिंग्स हैं, और एंगर, फेयर, सैडनेस, एग्रेशन, ये सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, एमिग्डाला। लास्ट है बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया इज द क्लस्टर ऑफ सबकॉर्टिकल nuclei deep into cerebral hemispheres. Basal ganglia are located at the base of cerebrum. cerebrum के ये बेस पे ये लोकेटेड होती हैं, इसलिए इनका नाम बेसल गैंग्लिया है। गैंग्लिया आर द क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स, हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। लेकिन ये बेसल गैंग्लिया जो है इनमें केवल एक डिफरेंस है, जो और गैंग्लिया या गैंग्लियन होते हैं नॉर्मल वाले,
वो पीएनएस में लोकेटेड होते हैं, सीएनएस से बाहर। बेसल गैंग्लिया जो है ये कहाँ लोकेटेड होता है, आपके सीएनएस में, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल प्राइमरली फॉर मोटर कंट्रोल, जो भी वॉलेंट्री एक्शंस हैं, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस हैं, ये सब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, बेसल गैंग्लिया। एंड इट कंटेन्स और इट द कंपोनेंट ऑफ बेसल गैंग्लिया इज कॉर्पस ट्रायाटा, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। ये आपके इन्हीं चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मोटर जो एक्शंस होते हैं, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, ये इसका पार्ट है और ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बेसल गैंग्लिया, ठीक है। तो ये था टीलेनसेफलॉन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डायनसेफलॉन के बारे में, जो कि दूसरा पार्ट है टीलेनसेफलॉन का, और ये कितने भाग में डिवाइड होता है, और हाइपोथैलामस, थैलामस और एपीथैलामस के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, किस तरीके के ये डिवाइड, इनमें कौन कौन से पार्ट्स और कौन कौन से एसोसिएट स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।